हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। तो दोस्तों, आज के वीडियो के टॉपिक से तो आप समझ ही गए होंगे कि हम ऐसे राइटिंग के बारे में और ऐसे राइटिंग को और ज्यादा परफेक्ट कैसे किया जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए दोस्तों, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके कॉम्पिटिशन्स तक, ऐसे राइटिंग ऐसी चीज है ना जो आपको कभी ना कभी तो अपने लाइफ में फेस करनी होती है। इसलिए ऐसे राइटिंग हम सबको करनी आनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे वो कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को अगर आप अपने एसे में डाल दें तो वो एसे कैसे परफेक्ट होगा, और उसी परफेक्ट एसे को जब आप लिखेंगे तो उस एसे को जो पढ़ेंगे यानी कि जो रीडर होंगे आपके एसे के, उनको वो एसे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए दोस्तों, जो आज की वीडियो है ना वो एसे राइटिंग के रिलेटेड टिप्स से है। ठीक है दोस्तों, आई एम श्योर कि इन टिप्स और ट्रिक्स को जानने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे लिख पाएंगे। तो दोस्तों, बिना रुकावट के आगे बढ़ते इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टिप है एक परफेक्ट ऐसे लिखने की ओर, वो है कि यू शुड डू अ थरो रिसर्च ऑन द टॉपिक ऑफ योर ऐसे। अब थरो रिसर्च से मेरा मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी ऐसे का टॉपिक आपको मिला, अब एकदम से पेन उठा के लिखना मत स्टार्ट करिए। आप पहले सोचिए कि वो जो टॉपिक आपको मिला है उस टॉपिक का मीनिंग क्या है, वो टॉपिक क्या कहना चाहता है, उस टॉपिक में भी एक हिडन मैसेज है, तो उस हिडन मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप ये सोचिए कि इस टॉपिक को आप कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक आपको दिया हो वो आप एक यूनी डायरेक्शन में ही देखें, मतलब कि सिर्फ एक डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, ऐसा मत करिए। को करनी है रिसर्च। कैसे? आप इंटरनेट की मदद लीजिए। अगर कोई बुक्स है जिससे आपको ऐसे लगे कि अच्छा, इस बुक से मुझे अच्छा रेफरेंस मिल सकता है, तो वो बुक का इस्तेमाल करिए। न्यूज़पेपर्स, कहीं से भी, जहां से भी आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आइडियाज मिले, वहां से आप पॉइंट्स पहले जॉट डाउन करिए। ठीक है। और रिसर्च से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इंटरनेट और बुक्स और न्यूज़पेपर से खुद को लिमिटेड रखें। रिसर्च का मतलब ये भी है दोस्तों कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली जो भी है, आप उनके साथ भी इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे दिमाग में ये आइडियाज आ रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। ठीक है। अभी देखिए, आप अकेले सोच रहे हैं तो आपको कुछ आइडियाज आएंगे। जब 3-4 लोग मिलके एक आइडिया के बारे में सोच रहे हैं ना दोस्तों, तो कितने सारे आइडियाज आते हैं ये तो आप जानते ही है। तो इसलिए जितनी जगहों से आप पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं, जितने पर्सपेक्टिव से, जितने डायरेक्शन से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते हैं, वो आप ट्राई करिए। मतलब कि वो आप रिसर्च कर रहे हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू राइट अ परफेक्ट एसे इज डू अ थरो रिसर्च। ठीक है दोस्तों, थरो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दोस्तों, जो हमारा सेकेंड टिप है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, चाहे वो स्कूल में अटेंड कर रहे हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अटेंड कर रहे हो, आपने देखा होगा कि जो हमारे टीचर्स या प्रोफेसर्स होते हैं वो किसी भी न्यू टॉपिक को जब हमें पढ़ाते हैं, जब वो हमें समझाते हैं वो न्यू टॉपिक, तो वो हमारे लिए एकदम न्यू होता है वो टॉपिक। मतलब जिस सिरे से वो टीचर या प्रोफेसर हमें समझा रहे हैं वो होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट उस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इसी टिप को, ये जो प्रोफेसर्स और जो टीचर्स एक टॉपिक को नए सिरे से समझाते हैं, आपको इसी चीज को अपने एसे में इंकॉर्पोरेट करना है। कैसे? जब आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो एकदम से कहीं से भी कॉन्टेक्स्ट आपने पकड़ लिया, कहीं से भी बीच में से लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे मत करिए। आप ना ऐसे सोचो कि जो आपका ऐसे है वो कौन पढ़ रहा है, वो कोई न्यू रीडर पढ़ रहा है, और शायद उन रीडर को उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मतलब कि वो एकदम नए तरीके से उस टॉपिक को देख रहे हैं। तो क्योंकि अब वो एक न्यू वे में, एक न्यू पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को देखना चाहते हैं, इसलिए वो आपका ऐसे पढ़ रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उन रीडर तक ये मैसेज पहुंचाए कि जिस टॉपिक पे आपने ऐसे लिखा है वो टॉपिक असल में है क्या, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बीच में और क्या क्या पर्सपेक्टिव्स है और क्या क्या एस्पेक्ट्स है, और उसको आप एक अच्छी सी एंडिंग दे। यानी कि यहाँ पे आप एक प्रोफेसर या टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो रीडर है, आप ऐसे मान लीजिए कि वो एक स्टूडेंट है। तो जब आप ऐसे लिख रहे हैं
तो आपके ऐसे से उनको पता चल रहा है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या सिग्निफिकेंस है और उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आपने ऐसे लिखा है तो उस ऐसे से आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सामने वाला रीडर है उनको आप एक स्टूडेंट की तरह समझे। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस ऐसे को शुरू से लेके एंड तक एक स्ट्रीमलाइंड वे में लिखे, ताकि रीडर को पता चले कि आखिर वो टॉपिक है क्या, उस टॉपिक में क्या बोला जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। ठीक है दोस्तों, दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड टिप फ्रेंड्स। जो थर्ड टिप है ना वो हमारे सेकेंड टिप से काफी रिलेटेड है, लेकिन उसको कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? दैट इज क्रोनोलॉजी, यानी कि टाइमलाइन। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप बिना फॉर्मेट के ऐसे लिखना स्टार्ट कर दे। कहीं से भी आपने इधर से कुछ पॉइंट डाल दिया, वहां से कोई पॉइंट डाल दिया, मतलब आपके ऐसे को ना कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो आपके ऐसे में एक स्ट्रक्चर होना, एक क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। वो कैसे? तो दोस्तों, जब भी आप अपने ऐसे को स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड कि आप एक्चुअली क्या बोलना चाहते हो। मतलब अभी जो आप ऐसे लिखेंगे उसमें बेसिकली आप क्या लिखने की कोशिश करेंगे, आप क्या समझाने की कोशिश करेंगे, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, ताकि रीडर को समझ में तो आए कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और इन चीजों को, इन एस्पेक्ट्स को अभी डिस्कस किया जाएगा। खत्म। उसके बाद जो बॉडी है, जो मेन बॉडी है, उस मेन बॉडी में आपको बहुत कुछ डालना है। मान लीजिए कि आपने उसमें कैटेगराइजेशन किया, अगर उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस कहाँ हैं, क्या वो चीज़ सिर्फ नेशनली अवेलेबल है, क्या वो इंटरनेशनली भी स्प्रेड हुई है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को आपको दिमाग में रख के जो बॉडी है आपकी, वो ऐसे का मेन कंटेंट है, वो आपको लिखना है। हो गया। अब आपने अपना मेन बॉडी तो लिख लिया दोस्तों, अब आप क्या करेंगे? अब आप एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ऐसे धड़ाम से आप कोई कंक्लूजन में नहीं जा सकते। तो क्या होता है ना, आपको एक ऐसे पैराग्राफ या फिर थोड़ा सा, मतलब आपको ऐसे लिखना है कि जो रीडर को समझ में आए कि अच्छा अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, अब ऐसे जो है वो कंक्लूड होने वाला है। उसके बाद आप एक कंक्लूजन लिखेंगे जिसमें आपको ये लिखना है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके क्या राय है, आपके क्या सजेशन है, आप क्या सोचते हैं, और इसका कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है तो क्या है, क्या ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा बूम करेगा या नहीं करेगा। ये सब को दिमाग में रखते हुए, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आपको उसका कंक्लूजन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कि आप क्रोनोलॉजिकली अपने ऐसे को कैसे सजाएंगे। ठीक है, दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टिप। दोस्तों, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि कभी कभार हम कोई किताब पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल, या फिर मान लीजिए हम कोई ऐसे ही पढ़ रहे हैं। क्या होता है ना, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जिनके साथ हम वाकिफ नहीं होते। हमें ऐसे लगता है कि अच्छा इस टर्म का क्या मीनिंग है। अब वो इंग्लिश में भी हो सकता है, मान लीजिए कोई लैटिन वर्ड भी हो सकता है, कोई ग्रीक वर्ड भी हो सकता है, यूज करते हैं ना हम ऐसे में अक्सर। तो आप जब ऐसे में वो वर्ड्स यूज करने, तो जरूरी नहीं है कि जो रीडर है उनको हर उस शब्द का मीनिंग ऑलरेडी मालूम होगा। तो आपको क्या करना है, जब आप ऐसा कोई अनफैमिलियर, अनकॉमन वर्ड अगर आप अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उस वर्ड को डिफाइन भी कर दीजिए। जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो मान लीजिए कोई दूसरे लैंग्वेज के ओरिजिन के हो, या फिर मान लीजिए इंग्लिश में ही हो, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि शायद इस वर्ड का मीनिंग रीडर को ना पता हो, तो आपको उस टर्म को पहले डिफाइन करना है। जैसे ही आप उस टर्म को डिफाइन कर देंगे ना दोस्तों, वैसे क्या होगा कि जो रीडर है उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनके सामने टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। वो आगे जब आपके ऐसे को पढ़ेंगे ना तो वो इजीली उसको कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, सो डिफाइन एवरी टर्म in your essay. Now this brings me to the next tip of essay writing. दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर जब हमें ऐसे में कोई टॉपिक मिलता है तो हम अपने पर्सपेक्टिव से, या मान लीजिए कि हमने कहीं से रिसर्च की, किसी से हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की, तो हम उस ऐसे को लिखते हैं। ठीक है, अब जो भी हो, आप एक डायरेक्शन में, आप एक थॉट प्रोसेस को डाल के उस ऐसे को लिख रहे हैं। अब जो रीडर होगा ना, शायद उनको ये ऐसा भी लगे कि अरे ये जो ऐसे जिन्होंने लिखा है, इन्होंने तो अपने पर्सपेक्टिव से ये ऐसे लिखा है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जो ऐसे जो लिख रहे हैं उनके साथ साथ कोई और भी ऐसा पर्सपेक्टिव हो, कोई ऐसा एस्पेक्ट हो जो शायद प्रेजेंट हो, बट जिन्होंने ऐसे लिखा है उन्होंने नहीं लिखा है। तो करना क्या है ना दोस्तों, जब आप ऐसे लिख रहे हैं, आप अपना पॉइंट तो रख रहे हैं,
उसके साथ आपको कंपैरिजन करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि आपने कोई एक पॉइंट लिखा, तो कहीं से अगर आपको लगे कि इसका कोई विपरीत यानी कि इसका कोई ऑपोजिट एस्पेक्ट या फिर ऑपोजिट पर्सपेक्टिव भी है, वो भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने अपने पिछले एक टिप में कहा कि जो हमारी रीडर है वो एक स्टूडेंट की तरह है, वो आप ही से पहली बार समझ रहे हैं इस चीज को। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखकर चलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कंपैरिजन इज वेरी नेसेसरी। अब कंपैरिजन अब आप टेबल में करो या फिर मान लीजिए कोई पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, मतलब जितनी नेसेसिटी हो। अगर जो आपका ऐसे है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली शायद आपको पाई चार्ट वगैरह डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए अगर वो एक नॉर्मल ऐसे है जो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तब भी आप कंपैरिजन कर दीजिए करिए, अगर आपके पास वो स्कोप हो कि आप कंपैरिजन कर सको। ठीक है दोस्तों, सो दिस टिप इज डू कंपैरिजन सो एज टू मेक इट इजियर फॉर द रीडर। नाउ कमिंग टू द लास्ट टिप ऑफ ऐसे राइटिंग। दोस्तों ये जो टिप है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो जब आप ऐसे लिख रहे हैं ना, तो ऐसे का लेंथ भी एक अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस 4-5 लाइन में आपका ऐसे खत्म हो जाए, या फिर पेजेस पे पेजेस पलटे जा रहे हैं आप और आपका ऐसे खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे का जो लेंथ है, जितना आपसे डिमांड किया गया है किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉन्टेस्ट में, वो तो आपको फुलफिल करना ही है। बट अगर आप ऐसे भी कोई ऐसे लिख रहे हैं ना, तो एक अच्छा खासा साइज होना चाहिए आपके ऐसे का। वो कैसे होगा? जब आप अपने ऐसे में एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये मैं सिर्फ आपके ऐसे के लेंथ के लिए बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, सिर्फ ऐसे का लेंथ ही नहीं बढ़ाता है एग्जाम्पल्स, बल्कि जब कोई इंसान आपका ऐसे पढ़ रहा है, तब क्या होता है ना कि उन्होंने आपका कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, लेकिन उसके साथ साथ जैसे वो आपके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल्स जो आपने कोट किए जब वो पढ़ते हैं, तब उनको ये चीज समझने में और इजियर हो जाता है। तब उनको समझ में आता है कि अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से ये रिलेटेड है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, अक्सर कोई भी कॉन्सेप्ट हमें कोई समझाता है, लेकिन जैसे ही वो हमें एग्जाम्पल्स देते हैं ना, तो तब क्या होता है कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज्यादा इजियर हो जाता है। तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव एग्जाम्पल्स इन योर एसे। ओके दोस्तों, आई होप दिस वीडियो बिकम्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि दोस्तों ऐसे एसेज लिखना किसको नहीं पसंद है। तो आज के बाद जब भी आप कोई ऐसे अटेम्प्ट करें दोस्तों, तो इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। अगर ऐसे से रिलेटेड, ऐसे राइटिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसी डाउट्स है जो आपके अंदर आ रही है, तो आप मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में। मैं जरूर उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू। टिल देन, सी यू सून।